हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन के प्रकार में कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं और नेफ्रॉन के क्या कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले देखते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है। नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाई जाने वाली संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक किडनी के अंदर लगभग लाखों संरचनाएं पाई जाती है नेफ्रॉन की। एक किडनी के अंदर लगभग नेफ्रॉन की लाखों संरचनाएं पाई जाती है। मिलियन में कहें तो 1 से 1.5 मिलियन, ये एक किडनी में। अगर दोनों किडनी में हो तो 2.5 से 3 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाएंगे। नेफ्रॉन की लंबाई होती है 1.2 से 2.2 इंच तक। नेफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्काणु। और वृक्क मीन्स किडनी। इससे पहले हम किडनी वाला पार्ट देख चुके हैं उत्सर्जन तंत्र में। नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाई जाने वाली है, तो पहले किडनी के बारे में आप देख लेंगे किडनी वाला वीडियो, उसके बाद नेफ्रॉन देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये नेफ्रॉन क्या होता है जान लिए। अब देखते हैं संरचना के बारे में इसके। यह किडनी की आंतरिक संरचना, ये किडनी की आंतरिक संरचना है। किडनी में 7 से 8 पिरामिड पाई जाते हैं और इन्हीं पिरामिडों के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। पता नहीं चल रहा है, ऐसे छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है बहुत सारी, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। इसी को नेफ्रॉन कहते हैं। लाखों संरचनाएं, बहुत सारी छोटी छोटी लाखों संरचनाएं पाई जाती हैं नेफ्रॉन की। आगे देखते हैं नेफ्रॉन के प्रकार। नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये किडनी में पाई जाने वाली 85% होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की संख्या किडनी में करीब 85% पाई जाती है और जक्स्टामेडुलरी 15%, दोनों मिला के हुए 100%। 100 में से 85% पाई जाती है कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी 15%। दोनों में अंतर क्या है तो देखते हैं आगे। दोनों में अंतर क्या है ये पहले देख लेते हैं। यह कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यहाँ से यह है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और यह है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दोनों में साफ साफ दिखाई दे रहा है ये लूप ऑफ हेनले है। इसकी लंबाई छोटी होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले की लंबाई छोटी होती है और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ये बड़ी होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन से जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले लंबी होती है। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए कि कौन सी नेफ्रॉन ज़्यादा पाई जाती है, नेफ्रॉन में कौन से प्रकार की नेफ्रॉन ज़्यादा पाई जाती है, तो किडनी में नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की संख्या किडनी में ज़्यादा पाई जाती है। और कौन सी नेफ्रॉन कम पाई जाती है पूछा जाए तो जक्स्टामेडुलरी कम पाई जाती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हेनले का लूप छोटा होता है, लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में हेनले का लूप लंबा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना। पहले यहीं से देख लेते हैं नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, उसके बाद आगे देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो नेफ्रॉन के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। यहाँ से एक भाग है और ये नीचे साइड एक भाग है और ये कलेक्टिंग डक्ट वाला एक भाग है। ठीक है, तो देख सकते हैं नेफ्रॉन 3 भागों में बटा होता है। इधर से ये पहला भाग है, ये बीच वाला दूसरा भाग और ये तीसरा भाग है। तो नेफ्रॉन में ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल। ये ऊपरी हिस्से को बोमन कैप्सूल वाला भाग कहते हैं। बोमन कैप्सूल ऊपरी हिस्से को कहते हैं और बोमन कैप्सूल के पास ब्लड कैपिलरी के बहुत सारे गुच्छे होते हैं। ये है ब्लड कैपिलरी जो रेड कलर में बना है, ऐसे गुच्छे होते हैं बहुत सारे। बोमन कैप्सूल में बहुत सारे गुच्छे होते हैं और जिसे क्या कहते हैं? इसे ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल के पास ब्लड कैपिलरी के बहुत सारे गुच्छे होते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये लिखा है, देख सकते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमन कैप्सूल का एक छोर धमनी से जुड़ा होता है, एक छोर धमनी से जुड़ा होता है, ये देख सकते हैं, और एक छोर जो है सीरा से जुड़ा होता है।
एक धमनी से जुड़ा होता है जो रक्त का फिल्टर करता है, अशुद्ध रक्तों को शुद्ध बनाता है। यह है धमनी वाला भाग जो बोमन कैप्सूल से जुड़ा है और रक्त को फिल्टर करता है। अगला है रीनल टिब्यूल। ये बीच वाला हिस्सा रीनल टिब्यूल वाला भाग कहते हैं, जिसे पीसीटी भी कहते हैं। बीच वाला भाग रीनल टिब्यूल है। ये ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, एसिड ऐसे पदार्थ को अवशोषित करता है और अतिरिक्त जो यूरिया होता है यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसे बाहर निकालता है रीनल टिब्यूल। ये है रीनल टिब्यूल, नली जैसी संरचना है। इसे लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। लूप ऑफ हेनले, यहाँ से टिब्यूल जो है देख सकते हैं आप, टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर का अवशोषण होता है और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं जैसे कि सॉल्ट यानी नमक, यूरिक अम्ल और यूरिया, इस सबको बाहर निकाल देता है। उसके बाद ये यूरिया कलेक्टिंग डक्ट में एकत्रित होते हैं। ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर को तो अवशोषित कर देता है, लेकिन यूरिया, यूरिक एसिड और सॉल्ट को कलेक्टिंग डक्ट, यह है कलेक्टिंग डक्ट, इसमें एकत्रित करता है। उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन समय समय पर बाहर निकलता है। यहाँ से यूरिन फ्लो होता है, यहीं से यह कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ कुछ समय तक यूरिन रहता है और यहीं से फ्लो होता है यूरिन, यूरिन फ्लो लिखा हुआ है। इसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन जो है समय समय पर बाहर निकलता है। ठीक है, ये तो संरचना थी। आगे देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये नेफ्रॉन के पहले भाग को ग्लोमेरुलस कहते हैं, देख चुके हैं। ये ग्लोमेरुलस से निकटता के कारण समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी जिसे पीसीटी भी कहते हैं, यह वल्कुट में रहता है। पहले भाग को ग्लोमेरुलस से निकटता के कारण समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसे इंग्लिश में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे शॉर्ट में पीसीटी कहते हैं। और दूसरे भाग को हेनले का लूप या लूप ऑफ हेनले, हिंदी में नेफ्रेटाइक लूप भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक लूप बनाता है। ये देख सकते हैं लूप है ना, नली जैसी संरचना, यू शेप में है लूप, जो वृक्क मेडुला से होकर गुजरता है। ये हेनले का लूप है। अगला है वृक्क नलिका के तीसरे भाग को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। यह भाग भी वृक्क के वल्कुट तक ही सीमित रहता है। पहले भाग को समीपस्थ कुंडलित नलिका और तीसरे भाग को दूरस्थ कुंडलित नलिका, और बीच वाला जो भाग होता है उसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो इसे प्रॉक्सिमल कुंडलित नलिका को पीसीटी कहते हैं और डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जिसे डीसीटी कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को पीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका को डीसीटी। देखते हैं आगे नेफ्रॉन के भाग। तो नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से में जो भाग होता है उसे रीनल कॉर्पस्कल या रीनल कैप्सूल भाग कहते हैं, हिंदी में वृक्क कोशिका। यह रक्त को फिल्टर करता है और इसका क्षेत्रफल लगभग 200 mm 200 माइक्रोमीटर होता है। रीनल कैप्सूल का कार्य है रक्त को फिल्टर करना। इसका एरिया 200 माइक्रोमीटर होता है। रीनल कॉर्पस्कल के भाग में ही ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आते हैं। ग्लोमेरुलस कई पतली कैपिलरी गुच्छों से मिलकर बनी होती है। इन कैपिलरी गुच्छों के अंदर एंडोथेलियल सेल पाई जाती है और यह भी रक्त को फिल्टर करता है। ये रीनल कॉर्पस्कल के ही भाग हैं और जो ऊपर में संरचना होती है ऐसे ग्लोमेरुलस कप जैसे संरचना, इसके अंदर कई सारी ब्लड कैपिलरी पाई जाती है और रक्त को फिल्टर करने का कार्य करती है। इन गुच्छों के अंदर एंडोथेलियल सेल पाया जाता है। अब आता है बोमन कैप्सूल। यह बोमन कैप्सूल, ये कप जैसी संरचना देख सकते हैं और बोमन कैप्सूल के अंदर ही पाया जाता है ग्लोमेरुलस। ये ऊपरी भाग को बोमन कैप्सूल कहते हैं और अंदर वाला भाग जिसके अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरी पाए जाते हैं उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं।
ये रीनल कार्पसल का ही भाग है और रक्त को फिल्टर करता है ये। इससे आगे देखते हैं। कप जैसी संरचना होती है, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर आता है और यह फिर से फिल्टर करता है। फिल्टर पहले ये ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद यहाँ फिर से पुनः फिल्टर होता है। यहाँ फिर से पुनः फिल्टर होता है। फिल्टर होने के पश्चात भी देखते हैं बीच वाला हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल, जिसे हिंदी में वृक्क नलिका कहते हैं। किडनी की एक छोटी ट्यूब होती है, ऐसे ट्यूब जैसी संरचना होती है, लूप ऑफ हेनले जिसे कहते हैं, जो नेफ्रॉन का हिस्सा होती है। नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं तो नेफ्रॉन का हिस्सा होगा। नेफ्रॉन गुर्दे की मूत्र उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचना होती है। यहीं से मूत्र का निर्माण होता है। जरूरी पदार्थ जो रहते हैं आवश्यक हमारे शरीर के, यही अवशोषण ही होते हैं, और जो अनावश्यक पदार्थ है यह कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। जो अनावश्यक पदार्थ होता है रीनल ट्यूब्यूल से होकर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। यह कलेक्टिंग डक्ट है और यहीं से मूत्र का निर्माण होता है। इसके अंदर पढ़ेंगे हम पीसीटी। अभी देखे हैं ऊपर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसकी लंबाई लगभग 14 mm और क्षेत्रफल 55 mm होता है। लंबाई होती है 14 माइक्रोमीटर और क्षेत्रफल 55 माइक्रोमीटर होता है। ये लूप ऑफ हेनले से बड़ा होता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले की लंबाई लूप ऑफ हेनले से छोटा होता है। आगे देखते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की लंबाई होती है 30 mm, 30 माइक्रोमीटर होती है। ये पीसीटी को डीसीटी से कनेक्ट करती है। इधर रहता है पीसीटी ऊपर में, और ये होते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पीसीटी होती है और डीसीटी। ये लेफ्ट साइड है पीसीटी, इधर पीसीटी है और इधर डीसीटी है। पीसीटी और डीसीटी को आपस में कनेक्ट करती है लूप ऑफ हेनले। देख सकते हैं ये इधर डीसीटी इधर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले कनेक्ट करती है। याद रखना लूप ऑफ हेनले की लंबाई 30 mm होती है। और पेपर में पूछा जा सकता है पीसीटी और डीसीटी को कनेक्ट करने वाले अंग को क्या कहते हैं। जो कनेक्ट करता है पीसीटी और डीसीटी को उसे क्या कहते हैं, तो हेनले का लूप या लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अगला देखते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हिंदी में दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसकी लंबाई होती है 15 mm और पीसीटी की लंबाई होती है 14 mm। लूप ऑफ हेनले की लंबाई होती है 30 mm। तो लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन की संरचना में जो 3 भाग होते हैं, सबसे लंबा होता है लूप ऑफ हेनले। इसकी लंबाई सबसे लंबी होती है 30 mm और डीसीटी होती है 15 mm और पीसीटी होती है 14 mm। तो ये लूप ऑफ हेनले होती है 30 mm। तो सबसे लंबा होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसकी लंबाई 15 mm होती है और क्षेत्रफल 50 mm। पीसीटी नलिका द्रव्य से 60 से 65% पानी को रक्त में पुनः अवशोषित कर लेता है। पीसीटी में पानी पुनः अवशोषित हो जाता है। यह ट्यूब्यूल से आकर 60 से 65% जल को अवशोषित कर लेता है। अगला है कलेक्टिंग डक्ट। जो नेफ्रॉन की संरचना का अंतिम भाग होता है। कलेक्टिंग डक्ट ऐसे रहता है। कलेक्टिंग डक्ट यहीं से जो बचा खुचा पदार्थ रहता है, यूरिया, यूरिक अम्ल, यहीं से आता है और यूरिन का निर्माण करता है। ये नेफ्रॉन की संरचना का अंतिम भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 22 mm होती है। कलेक्टिंग डक्ट की लंबाई लगभग 22 mm होती है। अब देखते हैं नेफ्रॉन के कार्य। नेफ्रॉन की संरचना में ही हम नेफ्रॉन के कार्य देख लिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नेफ्रॉन आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल, इन सबको एब्जॉर्ब करता है। ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड सबको अवशोषित कर लेता है। और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते,
हमारे शरीर में रहे, अगर यूरिया की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा रह जाती है तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है। इसे समय समय पर बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि यूरिया, नमक, यूरिक अम्ल, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। यूरिया से ही यूरिन बनता है। यूरिया, नमक, यूरिया ये सब मिलकर यूरिन का निर्माण करते हैं और ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं। नेफ्रॉन के अंतिम भाग कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं और ये यूरेटर से जुड़ा होता है। कलेक्टिंग डक्ट का यहीं से यूरिन फ्लो होता है और ये नीचे साइड यूरेटर होता है। यूरेटर से कलेक्टिंग डक्ट जुड़ा होता है और यूरेटर के माध्यम से यूरिन ब्लैडर में आता है। ऐसी संरचना होती है। यूरिन ब्लैडर की थैलीनुमा संरचना होती है। यही आता है यूरिन और कुछ समय तक ये यूरिन को कंट्रोल करके रख सकता है। ब्लैडर कुछ समय तक यूरिन को कंट्रोल करके रखता है, फिर इसे बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। कुछ समय बाद इसे बाहर निकाला जाता है यूरिन के रूप में। ठीक है, तो नेफ्रॉन की संरचना पढ़ लिए हम, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया जाता है फ्रेंड्स। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।